तो आज हम चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 1 व 2 को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में कुल 7 प्रश्न हैं। तो आज हम इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस को अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले ये पढ़ लेता हूँ क्या लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, रैखिक समीकरणों का युग्म हमें बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी हमें सबसे पहले जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है और दूसरा प्रश्न दिया गया है, इन दोनों प्रश्नों का हमें रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है। उसके बाद हमें उसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है या उनका हल ज्ञात करना है, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पर आते हैं अपने। तो यहाँ पर ये हमारा पहला प्रश्न है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है हाँ, कक्षा 10, ठीक, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता, किसकी प्रतियोगिता है, पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो यानी यहाँ पर दो लोग हैं, एक लड़की मतलब जो है लड़कियां हैं और लड़के हैं। तो हम दोनों को, किसी एक को x मान लेंगे, किसी एक को y। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, हल लड़कियों की संख्या या फिर लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, ठीक है। हमने लड़कों की संख्या को x मान लिया सपोज, ठीक है, x। और उसके बाद क्या है, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या को हमने क्या मान लिया, लड़कियों की संख्या y। हमने लड़कों की संख्या को x मान लिया और लड़कियों की संख्या को y मान लिया। और उसके बाद अब यहाँ पर जो भी प्रश्नानुसार कहा जाएगा उस हिसाब से हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार या फिर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले एक बार मैं लिख दूं, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या करना है हमें, यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न में कह क्या रहा है उसके अनुसार हमें लिखना है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी जो लड़कियों की संख्या, यानी भैया y बराबर लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी ये लड़कियों की संख्या बराबर होगी लड़कों की संख्या से, लेकिन तब जब उसमें हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे कहने का ये मतलब है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, बस इसका ये मतलब है, जैसा कि सवाल में कहा है, ठीक। उसका क्या है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। और यहाँ पर क्या कहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब तो भैया यहाँ पर एक ही समीकरण मुझे मिला है, दूसरा समीकरण कैसे मिलेगा। तो सवाल में ही कहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, विद्यार्थी में क्या होते हैं, विद्यार्थी या तो लड़का भी हो सकता है, विद्यार्थी लड़कियां भी हो सकती हैं। तो यानी लड़का प्लस लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या कितनी है, 10 है। यानी कहने का मतलब x प्लस वाई बराबर मैं 10 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल भैया आप 10 लिख सकते हैं। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर सवाल में स्टार्टिंग में क्या कहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी वो लड़के भी हो सकते हैं और वो लड़कियां भी हो सकती हैं, ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। भैया लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हमें पता नहीं है, उसको हम जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। और उसके बाद यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस प्रकार से हमने दो समीकरण हमें मिल चुके हैं। पहला समीकरण ये वाला है, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों के आधार पर हमें सवाल को हल करना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से का मतलब क्या है, यहाँ पर जो क्या कहते हैं y बराबर x प्लस 4, या फिर मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस एक्स बराबर 4। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसका हमें क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको, हाँ, यहाँ पर हमने क्या किया, बॉक्स बना दिया कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर क्या, मैंने एक को x मान लिया और एक को y। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ताकि जो है दूसरे वाले में मुझे फिर से बनाना ना पड़े। इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, x और y, ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर एक को मैंने x मान लिया, एक को y। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ तो y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी भैया, 4 रखनी पड़ेगी। अगर अगर मैंने क्या कहते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। और अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, -4। समझ पाए। अगर मैंने y को 0 रखा तो यहाँ पर क्या रखूंगा कि 4 बन जाएगा, तो -4 रखोगे, माइनस माइनस कट करके +4 आ जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा दोनों, ठीक। अब दूसरे समीकरण पर आते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। भैया x प्लस वाई बराबर 10 है, x प्लस वाई बराबर 10। अब उसके बाद यहाँ पर इसको आइए करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले वाले को हम 0 मान लेते हैं। x को अगर मैं 0 मानूंगा तो y बराबर 10, और उसके बाद अगर मैंने y को 0 मान लिया तो x बराबर 10। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यूज को यहाँ पर भी दूसरे समीकरण के लिए लिख दिया। अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ पर प्लॉट करने से पहले एक चीज यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर देखो सवाल में क्या लिखा है। मतलब जैसे आप जब इस दूसरे वाले बॉक्स को ध्यान में देंगे तो यहाँ पर 10 तक नंबर लेना है, ठीक है। यानी 10 से अधिक नंबर लेना है, तभी हम इसको ग्राफ पर दर्शा पाएंगे। तो 10 से अधिक जब नंबर लेना है तो यहाँ पर भैया आपने तो 6 तक ही लिया है। आप अगर मतलब जैसे आप कॉपी में बनाना चाहते हैं तो आप 10 तक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई पर 10 तक जाइए, इधर भी -10 तक जाना चाहते हैं जाइए, इधर भी 10 तक जाना चाहते हैं तो आप जाइए, बिल्कुल जाइए, क्योंकि यहाँ पर सवाल में वैसा कहा है। लेकिन अगर एक स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो सीधा क्या कर लेगा, पैमाना मान लेगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या मानेंगे, पैमाना। ये पैमाना क्या होता है भैया, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट को ओपन करिए और उन वीडियोस को देखिए, ठीक है। हम पैमाना क्या मानेंगे कि भैया एक जो आपका सेंटीमीटर है, ठीक, 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1 इकाई के, सॉरी 2 इकाई, ठीक है, क्योंकि 1 इकाई तो पहले से ही है, इस नाते यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, 2 इकाई। यानी भैया आपके कहने का ये मतलब है कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर, यानी अगर मैं इतनी दूरी तय करूंगा, इसका मतलब ये है कि मैंने 2 यूनिट चला। अगर मैं उसके बाद एक और यूनिट, अगर 1 और सेंटीमीटर में चलता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं 4 पर पहुंच गया। अगर यहाँ पर है तो मतलब मैं 6 पर, यहाँ पर जैसे मैंने चौथा सेंटीमीटर बढ़ा तो ये मैं 8 पर पहुंच गया। हाँ बिल्कुल सही, आपने एकदम बिल्कुल सही समझा है, बस यही इसका मतलब है, बस। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, ग्राफ पर दर्शाना चालू करते हैं। यहाँ पर सवाल में क्या कहा है, मतलब ग्राफ में पहले वाले पर आते हैं, समीकरण 1 पर। तो क्या है, x बराबर 0, y पर 4 चलना है। x पर 0 और y पर 4। y पर 4 का मतलब क्या है, 1 2 3 4। यहाँ पर नहीं भैया, यहाँ पर नहीं, क्योंकि हमने 2 इकाई माना है, यानी हम 2 तक ही चलेंगे तब भी मान लेंगे कि ये 4 पर हम पहुंच चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0, 4, क्योंकि हमने ऑलरेडी पैमाना मान रखा है। अब उसके बाद क्या है कि y पर 0 और x पर -4, यानी भैया y पर 0, यानी इधर हमें बढ़ना नहीं है ना ही इधर, x पर -4 चलना है, यानी कहने का मतलब ये वाला पॉइंट, क्योंकि -2 यानी -4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4, 0। अब इसको हमें मिला देना है, सिंपल सा, मिला दो भाई। ये वाला तीर ले लो और ये, इन दोनों को एकदम बढ़िया से मिला दो। एक सेकंड बैक करो, पहले पतला करना है पेन थोड़ा सा। हमने इसको क्या किया, ऐसे मिला दिया। इस तरीके से हमने इसको मिला दिया है अच्छे से। अब उसके बाद जो है थोड़ा सा अच्छे से आप देखिए, यहाँ पर स्केल अगर आपके पास है तो उससे पटरी, ठीक है, अगर पटरी है उससे बनाइए करिएगा, नहीं तो आपका हमेशा मतलब एक्यूरेट आएगा ही नहीं, कभी आप दशमलव में आएगा, कुछ आएगा, इस यहाँ पे स्केल से जब आप बनाएंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस वाले पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले भैया यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा क्या, ये y माइनस एक्स बराबर 4 वाला समीकरण है, y माइनस एक्स बराबर 4 वाला इक्वेशन है, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है कि x प्लस, ये इस वाले समीकरण पर आते हैं, x बराबर 0 y बराबर 10, x बराबर 0 यानी x पर 0 y पर 10 चलना है, ठीक है। तो y पर 10 यानी भैया 5 तक ही अगर आप चलते हो तब भी आप 10 पर पहुंच जाओगे, 1 2 3 4 5, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी हमने 2 यूनिट माना है इस नाते यहाँ पर मैं पहुंच गया 0, 10 पर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, x पर 10 चलना है, y पर 0, यानी कहने का मतलब भैया ये है x पर 10 यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी यहाँ पर। लेकिन y पर कहाँ चलना है भैया, y पर तो 0 जाना है, तो 0 है, y पर मैं कहीं पर नहीं गया, तो ये क्या हो गया 10, 0। अब इसको हमें क्या कर देना है, मिला देना है भाई फिर से। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस तरीके से हमने इसको क्या किया, मिला दिया, इस तरीके से हमने इसे मिला दिया। अब उसके बाद भैया यहाँ पर ये कौन सा ग्राफ है, अभी इसको आपने लिखा ही नहीं और आप आगे बढ़ने वाले थे, तो x प्लस वाई बराबर 10 लिख दिया भाई, चलो ठीक है। अब उसके बाद अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर देखना है कि ये क्या भैया, यहाँ पर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि ये रेखा किस पर प्रतिच्छेद कर रही है, इस पॉइंट पर, ठीक है। ये जो ब्लैक पॉइंट है, इस पॉइंट पर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कौन सा पॉइंट है, यही हमारा हल हो जाएगा, क्योंकि भैया ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इसके अद्वितीय हल होंगे, और अद्वितीय हल होंगे तो यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको आइए देख लेते हैं, एक आधा चल रहे हैं 1.5, यानी भैया ये क्या हो जाएगा 1.5 कॉमा क्या हो जाएगा 1 2 3 3.5 3.5। लेकिन जैसे ही आपने ये लिखा और आपका सवाल का आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है 2 यूनिट माना है, तो यहाँ पर हमें क्या मानना पड़ेगा 2, 2 के बाद जब हम आगे चलेंगे 4, लेकिन 4 से कम हमें जाना है यानी 3.5, यानी कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये आपका 2 है और ये 4 है, 2 और 4 के बीच में क्या होगा भैया 3 होगा, यानी कहने का मतलब ये 3 पॉइंट है, क्या बिल्कुल सही, एक्स वाला 3 है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे 2 2 4 2 6 6 2 8, यानी ये 6 है और ये 8 है, इसके बीच में क्या आएगा 7 आएगा, समझ पा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये बीच में ही है तो यहाँ पर 7, यानी कहने का मतलब 3, 7 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का। लेकिन यहाँ पर इसको हमने पी पॉइंट नाम दे दिया 3, 7। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहीं पर हमें एकदम सिंपल सा लिख देना है, क्या लिख देना है, आइए लिख देते हैं, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या लिखना है। लेकिन आपको पेपर में नीचे लिखना है, ठीक है। या फिर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या, लेकिन आपको दिखाई देगा या फिर नहीं, चलो ठीक है छोटा कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड, ताकि मैं नीचे ही लिख दूं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसको जो है मैं छोटा कर दूंगा। हम्म, थोड़ी देर वेट करिए, इसको ऊपर लेकर के मुझे जाना है ताकि नीचे जगह बच जाए। हाँ, अब तो पर्याप्त जगह है, इसमें लिख देंगे, ठीक है। जाने दो, यहीं पर सीधा मैं बना देता हूँ। हाँ, चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब जैसे आपको कैसे बनाना है, यहाँ पर फिर उसके नीचे ग्राफ, यानी ये वाला ग्राफ यहाँ नीचे बनाना है, फिर उसके नीचे हमें यहाँ पर लिखना है। अब क्या लिखना है, अब सवाल में तो हमने इसको अच्छे से ग्राफ पर दर्शा दिया है, सवाल में लिखना कैसे है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को, दोनों रेखाएं एक दूसरे को, यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3, 7 पर प्रतिच्छेद कर रही हूँ, क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद कर रही, यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3, 7 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अतः इस युग्म का अद्वितीय रूप से
अद्वितीय रूप से एक हल, अद्वितीय रूप से एक हल क्या हो जाएगा, एक हल कौन सा हो जाएगा, x बराबर 3 कॉमा y बराबर 7 होगा। ठीक, या फिर है, होगा क्या, हो चुका है, तो यानी यहाँ पर हम लिख देंगे है। ठीक, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर अब इसका मतलब क्या है, x बराबर 3 यानी भैया लड़कों की संख्या क्या है, 3 है, y बराबर 7 का मतलब लड़कियों की संख्या 7। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 व लड़कियों की संख्या बराबर 4 है। बस, और यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। यही हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमने ग्राफ पर प्लॉट कर दिया है और हल भी ज्ञात कर लिया है ग्राफी विधि से। ठीक है, क्या है हमारा हल, 3 है और ये 4, 3 और ये 4। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इस दूसरे प्रश्न को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इस पर इसको मैं, हाँ, इस पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, और इसको मैं कर दूंगा छोटा। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को पढ़ते हैं। क्या है, क्या लिखा गया है प्रश्न में। प्रश्न में लिखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, यानी पेंसिल और कलम, सवाल में पेंसिल और कलम की ही बात करी गई है। आप पूरा सवाल पढ़िए, का मूल्य इतना है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य, यानी यहाँ पर केवल दो चीजें हैं, दो वस्तुएं हैं। तो उन दोनों वस्तुओं को आधार पर यहाँ पर आइए हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, हल, हल क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे माना पेंसिल का मूल्य, क्योंकि मूल्य पूछा है तो यही हम लिखेंगे, पेंसिल का मूल्य। तो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तथा कलम का मूल्य क्या हो जाएगा भाई, y। हमने y मान लिया। यहाँ पर देखो, आप ऐसा भी कर सकते हैं, पेंसिल का मूल्य भैया अगर y मानेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं भाई, y मानोगे, आंसर में आपका y बराबर पूछाएगा, यानी आंसर आपका सेम ही आएगा। अगर पेंसिल का मूल्य मान लीजिए 5 रुपए है, तो आंसर में भी आपका 5 ही आएगा। लेकिन अगर जैसे 10 है तो 10 आएगा। ये नहीं है कि x बराबर 15 आ गया और पेंसिल का मूल्य 10 ही आया, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये दिमाग में आपको बिठाना है, चाहे जिसको x मानिए चाहे जिसको y मानिए। ठीक, लेकिन आपका जो नेट आंसर आएगा वो एकदम सही आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं केवल प्र और अ लिख दूंगा, तो आप समझ जाइएगा प्रश्नानुसार है ये। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार का मतलब अब हमें क्या बनाना है, समीकरण, इसके आधार पर। तो समीकरण का मतलब क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, यानी 5 पेंसिल यानी भैया 5x में लिख सकता हूं। ठीक, 7 कलम यानी भैया 7y। ठीक है, 7 कलम यानी 7y, इसका मूल्य कितना है 50। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो इनका, इन दोनों के मूल्यों का योग कुल 50 है, बिल्कुल सही, पहला समीकरण तैयार। क्या है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है, यानी ये 7 पेंसिल और 5 कलम, यानी 5 कलम यानी 5y, इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो 46 रुपए का होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। तो यहां पर हमें दो समीकरण प्राप्त हुए। ये पहला समीकरण हमारा हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, बिल्कुल सही भैया। अब उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा अगर छोटा कर दूंगा ना, तो ताकि जगह पर्याप्त बच जाए। ठीक है, अब उसके बाद आइए आगे प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, समीकरण है, अब यहाँ पर सबसे पहले वही मान लेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से। आइए समीकरण एक से हल करते हैं। तो क्या कह रहा है सवाल,
5x, पीछे चल जा भाई, 5x प्लस का 7y 50। ठीक। अब यहाँ पर हम बॉक्स बनाने से अच्छा यहाँ पर मैं इसको सीधा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों की कॉपी में तो कॉपी करने का ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन मेरे पास है तो मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है। पेस्ट आ गया भाई मेरे पास, देखो ये होता है टेक्नोलॉजिया, ठीक है। अब चलिए, अच्छा भैया लेकिन यहाँ पर ये एग्जैक्ट थोड़ी ना आएगा, तो इसको मिटा दो यार। हो गया, बन गया तैयार। चलिए ठीक है। अब क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब यहाँ पर देखो, अगर मैंने इसको जीरो मान लिया, ठीक है, अगर मैंने x को इनकेस जीरो मान लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, y की वैल्यू बटे में आएगी, क्योंकि 7×7 = 7.13 करके आएगा, ऐसा कुछ, 7×4 = 28, 1/4, 7.14। अब इसको अगर हम ग्राफ पर दर्शाएंगे, एकदम पूरा ग्राफ पर लीपा पोती हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो नहीं भैया, हमें ज्यादा से ज्यादा देखो, अगर जो एक स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, वो अपने आप को जो है दशमलव में लाने से बचाएगा, यानी x और y की वैल्यू ऐसी वैल्यू आए ताकि वो एकदम एग्जैक्ट क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, एक पूर्ण संख्या या फिर एक पूर्णांक हो। समझ पा रहे हो? तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको थोड़ा स्मार्ट टेक्निक अप्लाई करना है तो क्या करना है, इसको पॉइंट में मत लाओ, ठीक है। पॉइंट में अगर लाओगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा। तो क्या करना है हमें, तो ये पॉइंट में नहीं लाना है, तो कोई दूसरा नंबर हमें सोचना पड़ेगा। तो सोच लो, 7×5 = 35, ठीक है, ये 35 हो जाएगा। अगर मैंने इसको 35 बना दिया और 50 में से अगर मैंने 35 को घटा दिया, तो कुल मिलाकर के 15 आएगा, 5x बराबर, ठीक, x बराबर 3 आ जाएगा। यानी अगर मैंने 7y, अगर y को 5 मैंने मान लिया, तो x बराबर 3 आ रहा है। एक बार आप रख करके देख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट वही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक नंबर और सोचो, कौन सा नंबर हो जाएगा, 5×6 = 10, 7×6 = 35, नहीं 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 नहीं, कौन सा नंबर होगा सोचो, देखो, 7×4 = 28, 5, ऐसा नंबर लाना है। 7×5 = 35, 35×2 = 70, 70 क्या मैं इसको ले सकता हूँ, हाँ, अगर मैंने इसको 70 लिया, देखो एक बार सोचो, अगर मैंने इसको, अगर एक तरीके से अगर मैंने इसे 70 बना दिया, ठीक, अगर मैंने इसे 70 बना दिया, और अगर मैंने इससे 70 बनाया, तो 50 में से हमें 70 घटाना पड़ेगा, या फिर यूं कहूं, कंटिन्यू ट्राई आउट, या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मैंने इसको 20 बना दिया, -20, ठीक, तो ये जुड़ करके 50 बन जाएगा, बिल्कुल सही भैया। तो इसको -20 बना सकते हो, हाँ भैया, अगर मैंने इसको -4 रख दिया तो बन जाएगा, और ये 70 बन जाएगा, बिल्कुल सही, 7×70 होता है, तो हाँ, यहाँ पर ये वाला तो ट्रिक अप्लाई हो जाएगा। तो कर लो भाई, यहाँ पर ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे हो जाए यार, क्या हो रहा है, लैग कर रहा है थोड़ा सा, एक सेकंड वेट करिए, मेरा जो है लैपटॉप थोड़ा सा लैग कर रहा है। हो जा भाई, हाँ, ठीक हो गया, चलिए ठीक है। अब उसके बाद, एक गर्मी बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x, यानी x की वैल्यू हमें क्या मानना है, -4। अगर मैं x की वैल्यू -4 रखता हूँ, तो y की वैल्यू अगर मैं 10 रखता हूँ, तो ये 50 बन जाएगा। एक बार आप रख करके देख लीजिएगा, 7×70, 5×4 = 20, -20 +70 बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, एकदम बिल्कुल सही। ठीक। अब चलते हैं, ये जब आप देखो, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा, आपको जो है अपना सबकॉन्शियस माइंड को, मतलब प्रैक्टिस से होगा, कुल मिलाकर के ये है मेरे कहने का मतलब, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, समीकरण 2 से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण क्या है, 7x + 5y, 7x धन 5y बराबर 46। इसको सॉल्व करते हैं, 7×2 = 14, 7×5 = 35, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा दया, 7×7 = 14, 7×3 = 28, 7×5 = 35। तो यहाँ पर मैं क्या क्या वैल्यूज को ले सकता हूँ, 7×6 = 42, 7×3 = 21, हाँ हाँ, 3 ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको 3 रखा यहाँ पर, और y की वैल्यू आपको ऐसे ही सोच करके देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, मैं भी देखो वैसे ही सोच करके ही कर रहा हूँ ना, तो वैसे ही आपको भी करना है। अगर मैंने 3 यहाँ पर रखा, तो ये 21 बन जाएगा। अब अगर मैंने इसको 21 बना दिया, तो इसको मैं कितना बनाऊं ताकि ये 46 बन जाए, तो भैया आपको 50×25, आपको 25 बनाना पड़ेगा, 25 + 21 = 46। तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैं 5 रख देता हूँ, तो ये 25 बन जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 5, y की वैल्यू y नहीं 5 रखनी पड़ेगी, यानी x बराबर 3 और y बराबर 5।
तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x बराबर 3 और y बराबर 5। बार बार y लिख रहा हूँ मैं, y बराबर 5। इतनी बात आपको समझ में आई, x बराबर 3 और y बराबर 5। अब आइए दूसरे पर चलते हैं, अब दूसरा दिमाग लगाते हैं, कुछ और कदम बिठाते हैं, कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर आप जब रखेंगे 7 पच्चे 35, 7 छंग 42, 7 छंग नहीं, 7 सत्ते 49, 7 अड़े 56। हाँ हाँ, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको 8 रखता हूँ, देखो 7 अठे 56, अगर मैं इसको 8 रखता हूँ, 5 और y 56, यानी कहने का मतलब अगर मैंने इसको 8 रखा तो ये 56 बन गया, प्लस अब मैं इसमें कितना जोड़ू तो ये 46 बन जाए। भैया जोड़ना क्या है, घटाना पड़ेगा, माइनस का 10 घटा दोगे अगर आप तो ये 46 बन जाएगा। ठीक, तो माइनस का 10 लाने के लिए 5 है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 करना पड़ेगा, यानी x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू माइनस का 2। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे पास क्या खड़ी हो रही है, एक सेकंड में तो वही मिटा दे रहा हूँ सवाल ही। तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या उत्पन्न हो रही है, प्रॉब्लम ये उत्पन्न हो रही है कि यहाँ पर जब x 3, यहाँ पर देखो ये 10 है और यहाँ पर 8, ये बड़े बड़े नंबर हैं, तो यहाँ पर ऊपर 10 तक का नंबर नहीं है, तो हम फिर से पैमाना मान लेंगे। यहाँ पर क्या मानेंगे, पैमाना, यहाँ पर हम मान लेंगे पैमाना। हम पैमाने में क्या मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 इकाई के। ठीक, ये हम क्या कर लेंगे, पैमाना मान लेंगे। अब चलिए हमने पैमाना मान लिया है, अब सीधा सवाल पर चलते हैं। सबसे पहले इस समीकरण को देखते हैं, तो क्या है, x बराबर 3 y बराबर 5, यानी x बराबर 3, 3 का मतलब ये है 2 दूना 4, इसके बीच में 3 आएगा, यानी ये हमारा क्या है 3, और y बराबर 5, y बराबर 5 का मतलब ये है 2 दूना 4, और यहाँ पर ये 6 और 4 के बीच में 5 आएगा, यानी ये 5 है। तो इसके बीच में अगर हम यहाँ पर आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2, 5। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई, 2, 5 नहीं भैया, 3, 5, 3, 5। ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, -4, 10, -4, 10, यानी -4 x पर -4 चलना है, यानी -2 इसी पर ये हमारा हो जाएगा, -4। उसके बाद y पर हमें 10 चलना है, यानी 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2, 2, 4, 2, 8, 2, 10, यानी ये वाला पॉइंट, -4, 10। ठीक, अब इस इन दोनों को हमें मिला देना है। आइए मिला देते हैं पॉइंट को, तो ये हमारा पॉइंट कुछ इस तरीके से, भाई बॉक्स नहीं चाहिए, ये चाहिए। समझ पा रहे हो, ऐसे ही आपको मिलाते हुए चले जाना है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको मिला दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हमने इसको अच्छे से मिला दिया, उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे सवाल को, प्रश्न को आगे हल करेंगे। अब यानी ये समीकरण हम पहले नाम दे देंगे क्या, 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50। ठीक, हमने इसको नाम दे दिया। अब उसके बाद इसको हल करते हैं, x और y, x पर 3 y पर 5, यानी भैया यही वाला फिर से आ जाएगा। एक बार आप करके देख लो, x पर 3 y पर 5, यानी यही पॉइंट फिर से आ गया, 3, 5। अब उसके बाद क्या है, x पर 8 और y पर -2, x पर 8 यानी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, उसके बाद y पर -2, यानी कहने का मतलब नीचे चलना है, -2 यानी यहाँ पर, यानी ये और ये पॉइंट हमें मिलाना है, 8, -2। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो भाई। ठीक है भैया, मिला देते हैं, उसमें क्या है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने इस पॉइंट को भी मिला दिया। अब यहाँ पर, अब जैसे ही मैंने इसको मिलाया, तो यहाँ पर अभी समीकरण का नाम तो मैंने लिखा ही नहीं, तो यहाँ पर लिख दो, इसका नाम क्या है, 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर, अब जहां पर पॉइंट कट कर रहा है भैया, ये तो प्रतिच्छेद वाला फिर से आ गया सवाल वही, तो हाँ वही आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो है यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कि यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को, फिर से मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा क्या, नहीं ठीक है, इसको मैं यहीं पर कर देता हूँ। अरे थोड़ा सा रुक जाइए, एक सेकंड आप लोग, बस
या 10 सेकंड आप बढ़ा सकते हैं आगे, ठीक है। वीडियो को 10 सेकंड आगे आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं अभी यही कर रहा हूँ। हाँ, हो गया। अब यहाँ तक मैंने कर लिया। अब नीचे मेरे पास पर्याप्त जगह है लिखने के लिए। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम, अतः। अतः क्या है, अतः यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को, यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे, तीसरे नहीं दूसरे, एक दूसरे को 3,7 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक इस तरीके से हमने लिख दिया। अतः इस युग्म का एक हल है, अद्वितीय रूप से एक हल, या फिर अतः इस युग्म का एक हल है। अतः इस युग्म का एक हल, एक हल क्या है, एक हल x बराबर 3 व y बराबर 5 है। ठीक। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इस वाले पेन से, अतः अब हमें यही लिख देना है, पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, पेंसिल या फिर पेंसिल का मूल्य, यहाँ पर x रुपए हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, रुपए इसको पीछे कर दीजिएगा आप, यानी कहने का मतलब हम रुपए में ज्ञात कर रहे हैं ना, तो इसको आप पीछे कर दीजिएगा, x रुपए, इसको y रुपए, ठीक है। तो पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 3 रुपए, ठीक है, 3 रुपए। और वहीं पर कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, कलम का मूल्य बराबर 5 रुपए हो जाएगा। अच्छा भैया, जैसे हमें उत्तर की जांच करनी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसी की वैल्यू उठा करके इन दोनों समीकरणों में रख दो। अगर दोनों समीकरणों को ये संतुष्ट कर रही हैं तो यही आपका सही आंसर है। यानी भैया एक बार रख करके देख लो आप, अगर मैंने इसको 3 इसमें रखा और 5 इसमें, तो 3 × 5 = 15, 5 × 7 = 35, 35 + 15 = 50। अब भैया उसी को फिर से इस वाले समीकरण में दूसरे समीकरण में रखते हैं, तो 3 × 7 = 21, 5 × 5 = 25, 21 + 25 = 46। बिल्कुल सही, आपका एकदम सही जवाब है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। 2 सवाल हो चुका है, अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर आइए, तीसरे प्रश्न को हम तीसरा प्रश्न क्या, अब हमारा पहला दूसरा पार्ट हो गया है सवाल का। देखो यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो पहला दूसरा हमने कर लिया है, ठीक है। अब दूसरे पर आते हैं, दूसरा सवाल। पहले का आई और डबल आई पार्ट हमने कर लिया है, दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यानी कल जो मैंने आपको ये अनुपातों वाला तुलना करना सिखाया था, यानी भैया क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसके मैंने 3 कंडीशन बताए थे, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, और यहां पर एक कंडीशन और था लास्ट में, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। यानी भैया क्या कहने का मतलब ये है, अगर A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 होगा तो रेखा प्रतिच्छेद होगी, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा तो रेखा समपाती होगी, अगर वहीं अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 होगा तो हमारी रेखा समांतर होगी। समझ में आई इतनी बात? हाँ भैया, इतनी बात तो एकदम समझ में आ गई है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो यानी पहले सवाल को हल करेंगे इस पर आधारित। तो चलिए इसके आधार पर हम पहले सवाल को हल करेंगे। तो पहला सवाल हमारे पास ये रहा, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और चलता हूँ आगे अपने सवाल पर। हाँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ी देर वेट करिए आप लोग। 2 बार कॉपी हो गया भाई। हाँ, चलिए अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, इस सवाल को।
ये आपका प्रश्न है। अब इसको आइए हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। तो ये क्या करना है, अब सबसे पहले हम क्या मानेंगे, यहाँ आप जैसे यहाँ A1/A2 बराबर है, किसके बराबर है, 5/7। ये A1 है, ये A2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/7। अगर हमें किससे तुलना करनी है, A1x प्लस B1y, सॉरी, प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से अगर हम तुलना करते हैं तब, से तुलना करने पर, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, यानी ये इससे हमें इसकी तुलना करनी है, तभी हमारा ये क्या आएगा, A1/A2 बराबर 5/7। और उसके बाद क्या होगा, B1/B2, यहां पर हम कॉमा करके क्या लिख सकते हैं, B1/B2 क्या हो जाएगा, B1/B2 माइनस का 4/6, कॉमा C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा, 8/-9। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है, इस तरीके से हमने इसको मान लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, वही अब तुलना करनी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कहते हैं, एक दूसरे के इक्वल लेकर के जाएंगे। तो यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, A1/A2 यानी 5/7, और यहाँ पर जो B1/B2 है, यानी A1/A2 और B1/B2 से हम जब तुलना करेंगे, यानी कहने का मतलब हम यहाँ पर दिस इंप्लाइज ऐसे सिंबल लगाएंगे, ठीक है, ये वाला चिन्ह। फिर हम क्या लिखेंगे, 5/7 बराबर माइनस का 4/6, यानी A1/A2 और B1/B2 को तुलना कराएंगे। जब हम तुलना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, ये वाला अंक कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -2 और यहाँ पर 3। यानी कहने का मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 5/7 बराबर -2/3। क्या ये बराबर आ रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है, इस नाते यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब क्या हमें आगे सॉल्व करने की आवश्यकता है, नहीं। अगर A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो उसके आगे हम सॉल्व नहीं करते, सीधा हमारा आंसर आ जाता है। तो क्या आंसर आता है, आंसर ये आता है कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो यहां पर हम उसके आगे क्या लिख सकते हैं, अतः ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी जब ये बराबर नहीं होता तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अतः ये, एक सेकंड, पूरा कलर ही व्हाइट कलर से ही हो गया, तो इसको मैं चेंज कर देता हूं, इसका कलर इस वाले कलर से मैं कर देता हूं, हाँ। अतः ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक, इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, अतः इस युग्म का अद्वितीय रूप से एक हल है। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो क्या होता है, अतः, या फिर अर्थात, अर्थात लिख दो, या फिर तो इस युग्म का अद्वितीय रूप से, अद्वितीय रूप से एक हल है, ठीक। उसके नीचे अब हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः ये एक, यह एक, यह एक संगत युग्म है। संगत क्यों होगा, क्योंकि भैया इसके एक, कम से कम एक हल है, यानी एक हल या फिर एक से अधिक हल है तो ये संगत है, अगर एक भी हल नहीं होगा तो असंगत, ठीक। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। अब आइए दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे प्रश्न पर आते हैं, डबल आई, दूसरे के डबल आई पर आते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको, मैंने इसको कॉपी कर लिया, एंड देन उसके बाद ये हमारे पास है, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट।
आजा भाई तू। फिर से वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर सीधा हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे? सीधा आगे लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ हल लिख देना बगल में। A1/A2 बराबर है 9/18 के। ठीक है। उसके बाद इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहीं पर जब आप सॉल्व किए रहेंगे तो ठीक है। 9/18 यानी क्या हो जाएगा? 3 बटे, सॉरी सॉरी सॉरी, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 9 × 9, 9 दूनी 18, 9 × 9, 9 9 से ही हमने काट दिया तो 1/2 आ गया A1/A2। उसके बाद क्या हो जाएगा? B1/B2। B1 नीचे सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, B1/B2 बराबर, तो 3/6, इसको भी हम काट लेंगे। 3 × 3, 3 दूना 6 यानी 1/2 आ गया। अब उसके बाद अब इन दोनों को ही सबसे पहले हम देखेंगे, क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के? हाँ भैया ये तो बराबर है, क्योंकि 1/2 बराबर 1/2। तो अब हमें आगे भी देखना पड़ेगा C1/C2 को भी। C1/C2 बराबर 12/24। तो ये क्या होगा? 12 × 12, 12 दूना 24 यानी 1/2 आ गया। तो क्या ये तीनों बराबर हैं? हाँ बिल्कुल भैया, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, चूंकि A1/A2 बराबर है 1/2 के, बराबर B1 या फिर मैं सीधा ऐसे लिखूंगा सबसे पहले, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और बराबर है C1/C2 के, और बराबर है 1/2 के। यानी ये चारों चीजें एक दूसरे के बराबर हैं। यानी कहने का मतलब ये B1/B2 भी 1/2 है, A1/A2 भी 1/2 है, और C1/C2 भी 1/2 है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। अगर जब ये वाली कंडीशन हमें मिलती है तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः ये रेखाएं, अतः ये एक, यह एक क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाएं हैं। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अतः दिया गया समीकरण युग्म एक समपाती रेखा है। ठीक। अब उसके बाद उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? अतः जब भैया संपाती होता है तो यानी इसके, तो यहाँ पर तो लिखो यार, तो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर ये संपाती है तो इसके अपरिमित रूप से नेक हल होंगे। तो दिए गए समीकरण युग्म के, तो दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से, वैसे तो सवाल में केवल इतना ही पूछा है, लेकिन आगे अगर आपको ये, अगर ये तीनों चीजें बार बार आप रिवाइज करते रहेंगे तो सवाल में ये भी पूछ सकता है अपरिमित रूप से अनेक हल है या नहीं, इसकी जांच कीजिए। तो ये चीजें आपको पता रहेंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक, इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमें क्या लिखना है? अतः भैया इसके कम से कम एक हल, इसके तो कई सारे हल हैं, तो ये तो महासंगत है एक तरीके से। अतः यह संगत युग्म है, संगत युग्म। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आइए थर्ड वाले पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर देखते हैं। ये तीसरा, इसको करते हैं कॉपी, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये आ गया पॉइंट, यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट, और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है। हाँ, चलिए आइए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ A1/A2 बराबर है 6/2 के, बराबर कट जाएगा, 2 × 2, 2 × 6 यानी 3/1 आ जाएगा। उसके बाद B1/B2 देखेंगे, तो B1/B2 माइनस का 3/-1, यहाँ पर देखो -3 -1 है, तो ये भी कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 3/1 आ जाएगा। अब देखो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, क्योंकि 3/1 3/1। ठीक। अब यानी आगे हमें तीसरा भी देखना पड़ेगा। तो हम इसको देख लेते हैं, C1/C2 बराबर है 10/9 के, और इसको हम आगे काट सकते हैं? नहीं काट सकते, ना 2 से कटेगा ना 3 से, यानी कहने का मतलब 10/9। तो क्या ये इसके बराबर आ रहा है C1/C2? नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, चूंकि A1/A2
बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, अतः अतः यहां पर हम क्या लिखेंगे, अतः ये समांतर समांतर रेखाएं हैं। अगर जैसे ही हमें पता चला ये अगर समांतर रेखाएं हैं, यानी कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जिसका कोई हल नहीं होता तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, अतः यह असंगत युग्म है, अतः यह असंगत युग्म है। ठीक, इस तरीके से हमने दूसरा प्रश्न का तीसरे सवाल को भी सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर जो है मैं आगे चाहूं तो तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी और आप भी एक दिन में 2 प्रश्न अगर सॉल्व करते हैं, वैसे तो 2 प्रश्न नहीं है, अगर आप पीछे देखेंगे तो 2 3 3 2 5 प्रश्न है और ये ग्राफ वाले प्रश्न है, इसमें समय जाता है, इस नाते लगभग अब पता नहीं कितने मिनट की वीडियो है, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर 2 प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया है। बाकी तीसरे से लेकर के बाकी के प्रश्नों को अगले लेक्चर में हम कवर करने के लिए प्रयास करेंगे, देखेंगे, हो सकता है अगले लेक्चर में ही सारे प्रश्न हो जाएं या फिर उससे अगले लेक्चर में तो हम कवर कर ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है सभी प्रश्नों को हल कर लिया है और यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पर यदि आप शतक 2027 बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9598509664 पर, व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। और भैया इसमें जुड़ने से हमें फायदा क्या होगा, तो ये सभी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। जो भी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और आप तब इस शतक 2027 बैच में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ मेरे मित्रों चलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। और साथ ही साथ जाने से पहले प्लेलिस्ट का लिंक आपको, प्लेलिस्ट जो है प्लेलिस्ट की वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए। अगर पिछली वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए और आगामी आने वाली वीडियोस को मैं उस पर अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक कीजिए और हाँ, मैं आपसे वही मिलता हूँ, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।